Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dear students, I hope that you're all fine with the grace of Almighty Allah. And today, in this lecture, we shall continue our topic that we began in the previous lecture, that is concord. And by concord, we mean subject verb agreement. In the previous lecture, we read about 4 points regarding concord, and today we are moving to point number 5th. Now, what is that? If you move to page number 15 of your textbook, it is given there as rule number 2. Okay? If a singular subject is connected to another noun or pronoun by, then there is given list of words: with, together with, along with, besides, as well as, including, in addition to, etc. Okay, so in this case the verb will always be singular. So what does that mean? Let's see. The example is here, the mobile. So what is mobile? Mobile is सिंगुलर सब्जेक्ट, याद रखिए बेटा, मोबाइल सिंगुलर सब्जेक्ट है. along with the charger. So what is charger? ये भी एक नाउन है, दूसरा नाउन है. तो हमने वही पढ़ा. इफ ए सिंगुलर सब्जेक्ट इज कनेक्टेड विद अनदर नाउन और प्रोनाउन. ठीक है, जैसे हमारा यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है द मोबाइल, इसको कनेक्ट किया गया है किसी दूसरे नाउन के साथ. मोबाइल को हमने कनेक्ट किया किसके साथ? चार्जर के साथ. ठीक है, तो इन केस अ सिंगुलर सब्जेक्ट इज कनेक्टेड विद अनदर नाउन बाय वर्ड्स. कौन से वर्ड? विद, अलॉन्ग विद, एक्स्ट्रा. तो यहाँ पे हम देखेंगे बेटा, हमने इन दो नाउन्स को, या हम ऐसे कहेंगे, एक सिंगुलर सब्जेक्ट को हमने एक दूसरे नाउन से कैसे कनेक्ट किया? अलॉन्ग विद से. तो कभी कभार जब भी हम कोई नाउन किसी सब्जेक्ट से कनेक्ट करेंगे विद दी स्पेशल वर्ड्स दैट आर गिवन ऑन योर टेक्स्ट बुक, विद, टुगेदर विद, अलॉन्ग विद, बिसाइड्स, एज वेल एज, एक्स्ट्रा, तो हमेशा वर्ब सिंगुलर आएगा. कैसे? देखिए आप, द मोबाइल अलॉन्ग विद द चार्जर डैश ऑन सेल. डैश ऑन सेल. तो यहाँ पे हम देखेंगे इज यूज हुआ है. तो इज क्यों आया? क्योंकि हालांकि हम ऐसे भी कह सकते हैं सब्जेक्ट दो हैं, हाँ, या नाउन दो हैं, मगर ये कनेक्ट हुए हैं अलॉन्ग विद से, तो हमेशा जो वर्ब यूज़ होगा वो सिंगुलर होगा. ठीक है. इसी तरह दूसरी एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल इज हियर, ही एज वेल एज आई इज नॉट रॉन्ग. नाउ द सेंटेंस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग. व्हाई? आप कहेंगे सर ही एज वेल एज आई, यहाँ तो दो सब्जेक्ट्स आ गए, तो दो सब्जेक्ट्स के साथ तो यहाँ पे आर आना चाहिए. हाँ, नहीं आएगा आर. क्यों? क्योंकि जो हमारा ये सिंगुलर सब्जेक्ट है ही है, इसको हमने दूसरे प्रोनाउन या नाउन से, तो आई इज प्रोनाउन. ठीक है बेटा, आई इज प्रोनाउन, ही इज हियर सब्जेक्ट. आर यू गेटिंग मी? तो ये सब्जेक्ट प्रोनाउन भी हो सकता है, ये सब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है, उसके बारे में आप खुद सोच सकते हैं. तो दिस सिंगुलर सब्जेक्ट इज कनेक्टेड विद प्रोनाउन. ठीक है, इस वक्त प्रोनाउन है, इस वक्त नाउन नहीं है, दोनों में से कोई भी होना चाहिए, नाउन और प्रोनाउन. ओके, तो यहाँ पे हमने ही को कनेक्ट किया है किसके साथ? आई के साथ. ठीक है, इन्हें ही और आई की आपस में लिंक है, इनका एक कनेक्शन है. आर यू गेटिंग मी? तो एज वेल एज ने इनको कनेक्ट किया यहाँ पे. तो वी हैव जॉइंड he and I with as well as, so it will take singular verb. Now let's see, is singular or plural? तो ये हमेशा यूज होता है सिंगुलर्स के साथ, आर यूज होता है प्लूरल्स के साथ. ओके, सो इट विल नॉट टेक आर, इट विल टेक इज. देन देयर इज अ नोट गिवन. नोट क्या है बेटा? इफ टू सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाय एज वेल एज. जैसे हमने अभी एक सेंटेंस लिखा,
she as well as I is not wrong। बेटा अगर कोई ऐसा सेंटेंस हो जिस सेंटेंस में हम दो सब्जेक्ट्स को यानी शी और आई, ठीक है, दो सब्जेक्ट्स को या दो नाउन्स को या दो प्रोनाउन्स को ज्वाइन करेंगे किससे, एज वेल एज से, तो हमेशा क्या होगा, द वर्ब मस्ट एग्री नंबर एंड पर्सन, किसके साथ, विद द फर्स्ट वन। यानी कि अगर दो सब्जेक्ट्स है, पहला सब्जेक्ट शी है, दूसरा सब्जेक्ट आई है, तो ये दो सब्जेक्ट्स कनेक्ट होंगे एज वेल एज से, तो हमेशा बेटा जो यहाँ पे वर्ब है वो फर्स्ट वन से एग्री करेगा। तो फर्स्ट सब्जेक्ट शी है, ऐसे समझाऊंगा मैं। अगर मैं ऐसे लिखूंगा शी एज वेल एज आई एम नॉट रॉन्ग, क्या ठीक है, क्योंकि आई के साथ तो एम आएगा, बिल्कुल आएगा, मगर मसला क्या है, ये एज वेल एज से कनेक्ट हुआ है। तो यहाँ पे जो हमारा वर्ब है एन इज़ और आर में जो टसल है, यहाँ पे हम देखेंगे न इज़, यहाँ पे न एम आएगा न आर आएगा, क्योंकि वर्ब एग्री करेगा शी के साथ। तो शी के साथ एम आता है, नहीं आता है। शी एम ए गर्ल, नहीं, गलत है। तो शी आर ए गर्ल, नहीं आएगा। शी इज़, ओके, तो शी इज़ रॉन्ग, शी आर रॉन्ग नहीं आएगा, शी एम रॉन्ग नहीं आएगा। आर गेटिंग मी? दैट्स वाई यहाँ पे हमने इज लिखा। तो रिमेंबर वेन एवर टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एज वेल एज, द वर्ब मस्ट एग्री विद फर्स्ट वन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Now point number 6 is here, which is given as rule 3rd on your textbook. It tells us if the subject is made up of both singular and plural words connected by, वहाँ पे फिर लिस्ट ऑफ वर्ड्स है, नॉर, इधर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो एक्स्ट्रा। हाँ, तो क्या होगा, द वर्ब must agree with the nearer part of the subject. It is very important. वर्ब किसके साथ एग्री करेगा, जो नियरर पार्ट होगा सब्जेक्ट का। आपको मैं ऐसे ही समझाता हूँ ये रूल क्या कहता है। देखिए बेटा, यहाँ पे हम देखेंगे हमारे दो सब्जेक्ट्स हैं। पहले सेंटेंस की बात करेंगे, ईदर ही और यू हैव डन इट। देखिए बेटा, यहाँ पे जो वर्ड्स यूज़ हुए हैं वो इधर और यूज़ हुए हैं। हाँ, सब्जेक्ट्स दो हैं, ही भी सब्जेक्ट है, यू भी सब्जेक्ट है, वेदर दे आर नाउन, प्रोनाउन, व्हाटएवर। हाँ, हियर टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय इधर और, दे आर कनेक्टेड बाय इधर और। इन केस जब भी कभी इधर और से, नीदर नॉर से, बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो से हम दो सब्जेक्ट्स को कनेक्ट करते हैं, तो हमेशा वर्ब एग्री करेगा, किसके साथ एग्री करेगा, जो नियरर पार्ट होगा। आप कहेंगे सर इसका मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे हमारा वर्ब बन गया हैव, ओके, क्योंकि यहाँ पे मेन वर्ब काम करेगा। अब हैव हमारा वर्ब है, तो हमें क्या करना है, गौर से देखिए बेटा, हैव के जो नज़दीक है, हैव के जो नज़दीक वाला सब्जेक्ट है वही एग्री करेगा, किसके साथ, इस वर्ब के साथ। तो वर्ब के साथ जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है वही एग्री करेगा। इसका मतलब ये है, अगर वर्ब से पहले सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो सिंगुलर वर्ब आएगा, अगर वर्ब से पहले प्लूरल सब्जेक्ट आएगा तो प्लूरल वर्ब आएगा। आर यू गेटिंग मी? अब एक मसला है, फिर रिमेंबर मैंने एक्सेप्शन से कहा था बेटा कि एक्सेप्शन में मैंने एक वर्ड कहा था, दैट यू ऑलवेज टेक्स वन प्लूरल वर्ब। इफ यू रिमेंबर, जब मैंने कहा था यू आर ए गुड बॉय, हम कभी नहीं कहते हैं यू इज़ ए गुड बॉय। मैं एक को भी कह सकता हूँ यू आर ए गुड बॉय, अगर एक से ज़्यादा होंगे यू आर गुड बॉयज़। तो इन बोथ कंडीशंस यू विल टेक प्लूरल वर्ब। अकॉर्डिंगली यू हैज़, यू के साथ कभी हैज़ यूज़ नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पे हमने सेंटेंस लिखा इधर ही और यू। बेटा तो यहाँ पे वर्ब ही के साथ नहीं लगाना है बल्कि यू के साथ लगाना है, क्योंकि वर्ब के नज़दीक यू है न कि हैव है, सॉरी ही है। हाँ, तो यू इज़ नियरर टू हैव। तो अब क्या होगा, इधर ही
और यू हैव डन इट, तो इसका मतलब है यू के साथ हैव आएगा। और गेटिंग में यही वजह यहाँ पे हैव आ गया। अब इसको हम इसी सेंटेंस को थोड़ा उल्टा पुलट करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, तो क्या बनेगा, इधर यू, आप देखिए इधर यू और ही हैज़ डन इट। अब यहाँ पे हैज़ क्यों आया, ऊपर हैव क्यों आया, रीज़न क्या है कि इस वक्त हैज़ जो है बेटा ये हमारा वर्ब है, तो वर्ब के नज़दीक वाला जो सब्जेक्ट है वो ही है, ना कि यू, तो ही के साथ हमेशा हैज़ आता है, इसीलिए इसे यहाँ पे यूज़ होगा कौन सा वर्ब, हैज़। यू गॉट इट। अकॉर्डिंगली यू कैन टेक ए नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स। तो जब भी कभी ऐसी कोई एग्जाम्पल हो बेटा इन वर्ड से वो कनेक्ट हो, तो हमेशा वर्ब के नज़दीक वाला जो सब्जेक्ट होगा वही आप फॉलो करेंगे, वर्ब उसी से एग्री करेगा। हियर ए क्वेश्चन, अगर आपको समझ आया, क्वेश्चन है नॉट ओनली ही बट ऑल्सो आई, शाबाश बेटा, डैश टायर्ड। तो यहाँ पे आपको देखना है कौन सा वर्ब आएगा, सिंगुलर, प्लूरल, और वर्ब पहले हम देखेंगे बेटा। नॉट ओनली बट ऑल्सो हमने यहाँ पे यूज़ किया, दो सब्जेक्ट्स को हमने कनेक्ट किया, तो वर्ब के नियर वाला कौन सा है, तो द नियर पार्ट ऑफ द वर्ब इज आई और ही, सो इट इज़ आई। तो व्हाट विल आई टेक, नॉट ओनली ही बट ऑल्सो आई, हाँ, इज टायर्ड आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि ही के साथ इज आता है, आई के साथ इज नहीं आएगा, तो हमें वो वर्ब यूज़ करना है जो आई के साथ आएगा, आई एम। आर यू गेटिंग मी, नॉट ओनली ही बट ऑल्सो आई एम टायर्ड, ना ही वो बल्कि मैं भी थक चुका हूँ, इसका मतलब क्या है, यानी हम दोनों थक चुके हैं। आर यू गेटिंग मी, मैंने कनेक्ट किया, आई को कनेक्ट किया ही से, जो मीनिंग आई देगा यहाँ पे, आई टायर्ड है, इसका मतलब ही भी टायर्ड है। आर यू गेटिंग मी, सेंस इज वन एंड द सिंगल। हाँ, now the last point is if a collective noun expresses a single whole, are you getting me, the verb must be singular, but if it expresses the individuals of which it is composed, it is made up of, the verb must be plural। वो क्या होता है, लेट्स सी बेटा, जूरी है यहाँ पे, सो जूरी इज़ ए कलेक्टिव नाउन, तो आपको पता है जो कलेक्टिव नाउन होता है इट इज़ कंपोज्ड ऑफ नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ थिंग्स, ओके, टेकन टुगेदर। तो जूरी क्या है एक्चुअली, अगर हम कोर्ट की बात करेंगे वहाँ पे होते हैं स्पेशल लॉ नोइंग पीपल। हाँ, जब भी कोई केस होता है, कोई डिसीजन लेना होता है, तो उन मेंबर्स से पूछा जाता है। फॉर एग्जांपल अगर वहाँ पे देयर आर 10 मेंबर्स, हाँ, इन जूरी 10 मेंबर्स हैं, उनका कलेक्टिव नाउन है जूरी, ठीक है। अगर 6 डिसीजन देंगे कि दैट अ पर्सन इज इनोसेंट, ओके, 4 कहेंगे नो ही इज़ नॉट इनोसेंट, ही इज़ गिल्टी, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम मेंबर्स ऑफ जूरी हैं उनका डिसीजन माना जाएगा। आर गेटिंग मी, तो यहाँ पे जूरी जो है ये कलेक्टिव नाउन है, कैसे वो हम यहाँ पे देखेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इज़ नहीं है, तो ऐसे है द जूरी डैश यूनानिमस इन इट्स ओपिनियन, तो आप कैसे समझेंगे, बोथ यहाँ पे समझेंगे बेटा, इट्स समझेंगे, तो इट्स क्या दिखाता है, सिंगुलर दिखाता है। यहाँ पे हम देखेंगे जूरी कलेक्टिव नाउन है और ये सिंगल होल का यहाँ पे जिक्र हो रहा है, द जूरी इज़ यूनानिमस इन इट्स, क्योंकि इट्स ने सिंगुलर दिखाया, वर्ब भी सिंगुलर आएगा। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल द जूरी डैश डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, तो आपको खुद समझ आ गई, ओपिनियंस आ गया, देयर भी आ गया, तो देयर भी प्लूरल के साथ आता है, ओपिनियंस भी प्लूरल के साथ आएगा, तो जूरी आर। यहाँ पे हम जूरी को कलेक्टिव नाउन नहीं लेंगे, और गेटिंग मी, यहाँ पे जूरी कलेक्टिव नाउन नहीं है, बल्कि ये वो मेंबर्स दिखाता है, यानी ये दिखाता है वो कंपोनेंट्स जिनसे ये कलेक्टिव नाउन बना है। तो इस कलेक्टिव नाउन में फॉर एग्जांपल अगर 10 कंपोनेंट्स है, तो यहाँ पे वो 10 कंपोनेंट्स दिखाता है, तो 10 प्लूरल है, यहाँ पे जूरी सिंगुलर है, क्योंकि 10 मिलके जूरी बनता है, और यहाँ पे उनको अलग अलग किया गया है, ये इंडिविजुअल्स हैं, सेपरेटेड हैं, इसलिए यहाँ पे तो आप क्या करेंगे, तो आपको बिल्कुल हिंट्स होंगे सेंटेंस में, तो हिंट आपको खुद बताएगा ये कलेक्टिव नाउन है, यहाँ पे कलेक्टिव नाउन मुराद है, और गेटिंग मी,
if it is considered as a collective noun, it will take singular noun, singular verb. But if it is taken and if it expresses the individuals, the components of which this collective noun is made, then it will take plural verb. So with this, I hope that you have comprehended, concord the subject verb agreement completely. Inshallah, there will be a short comprehensive worksheet on the same topic, and I hope that you will all respond positively. So I will see you in the next lecture with a new topic. Till then, take care and fi amanillah.